रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजा बिशारत, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस की, जिसकी समाअत अब से कुछ देर कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है जनाबे जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में। और वही हुआ जिसका डर था। इम्कान तो जाहिर किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आज खुशियां मनाई जाएंगी, मगर फिर वही हुआ जो हम पहले कह चुके हैं, डर था जिसका, और जमानत या सजा मुअत्तल नहीं हो सकी 190 मिलियन पाउंड केस में। एक अलग बात है कि तैयारी भरपूर थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो हमेशा बैक फुट पर रहती है, जो फ्रंट फुट पर नहीं आती या ओपनली सामने नहीं आती, गिरफ्तारी के डर से छुपी रहती है, आज वो भी अदालत में पहुंची। और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद उन्हें पैगाम मिला था कि बुशरा बीबी की रिहाई आज मुमकिन है, मगर फिर क्यों कर हालात भी तब्दील हो गए, जज्बात भी तब्दील हो गए। बशारत राजा साहब से पूछेंगे। बशारत राजा साहब, पहले तो ये बताइएगा जो केस का अहवाल है, जो आज समाअत हुई है, थोड़ा सा इसका पस मंज़र और आज की मुकम्मल अहवाल। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। आपको पता है कि ये 190 मिलियन पाउंड, ये वही मशहूर ज़माना केस है कि जिसकी समाअत यहाँ पर जस्टिस काजी फाइसा साहब ने की थी। 190 मिलियन पाउंड वो थे, लेकिन उनको नथी कर दिया गया था इनके साथ, वो कि बुग़्ज़ इमरान में नथी किया गया था, हालांकि उसका ताल्लुक इसके साथ बनता ही नहीं था। और फिर सबसे ऊपर सितम, क्या कहते, सितम बराए सितम, वो ये कि काजी फैसा साहब ने मशरक जो बैंक है उसकी रिपोर्ट पढ़े बगैर ही फैसला दे दिया था, वो कराची वाला जो बैरिया। और फिर मारगला हिल्स वाला केस हो, वहाँ भी 190 मिलियन पाउंड घिसेट देते थे काजी साहब। वो फैजाबाद धरने वाला केस हो, वहाँ भी 190 मिलियन घिसेट देते थे। टॉप सिटी वाला केस हो, वहाँ भी 190 मिलियन पाउंड घिसेट देते थे। इस केस का फैसला जनवरी में हुआ था। फिर ये हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई। 26वीं आईनी तरमीम आई जब, आपको पता है फैसला हुआ, सजा सुना दी गई इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बेगम को 7 साल। इमरान खान साहब के वकला ने बरियत की दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 26वीं आईनी तरमीम आई। तरमीम आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र की गई, तबादले किए गए। कौमी असम्बली में खड़े होकर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है, कानूनी कानून, और अता तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर स्पीच की, तकरीर की। उन्होंने कहा जी कि देखें, हम ये 26वीं आईनी तरमीम आ गई, हम समझते हैं कि ये जो बरियत वाले मामलात हैं या केसेस हैं या ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बारी पर लगनी चाहिए, नंबर पर लगनी चाहिए अपने पर। और फिर एन उनकी तवक्कुआत जो थी उसके मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने उसको 161 और 162 नंबर अलाट कर दिया। डोगर साहब ने फिर निराश तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं किया जी, उनकी महदूद पूरा होते डोगर साहब। अच्छा, फिर इमरान खान साहब के वकला ने ये सियानापन किया कि उन्होंने सजा मुतली की, सजा सस्पेंशन की दरख्वास्त दायर की। ऊपर तले वो दरख्वास्तें दायर करते रहे जल्द हेयरिंग की। और आज बड़ी दिलचस्प सवाल है समाअत का, मैं वो बताता हूँ आपको कि आज हुआ क्या। वो सलमान सफदर साहब ने भी मिंटू का, वहाँ मिंटू मुरादू की भी बात की है। अच्छा, आज अंदर हुआ ये कि ये जब सजा का मुतली के केस की समाअत जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसफ पर बेंच कर रहा था, जस्टिस सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। लेकिन जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि बहुत बड़ी तादाद में आज, एक तो बुशरा बेगम की रिहाई के हवाले से ये गुज़श्ता रात शब से ही, कल दिन से ये ट्विटर पर यह सिलसिला चल रहा था कि उनकी रिहाई होगी। तो मैं जब आ रहा था सुबह सुप्रीम कोर्ट, तो मैं हाई कोर्ट के सामने से गुजरा, तो जो हाई कोर्ट के सामने जो सड़क है ना, वहाँ पर बड़ी तादाद में पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे और कमरा अदालत के अंदर भी मौजूद थे। ये एक प्रेशर भी होता है ना कि लोग जब आए हों तो जजेस को भी बावर कराना होता है कि भाई हम आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वैसे सलमान सफदर और लतीफ खोसा साहब अदालत के सामने पेश हुए। उधर से जनाब नायब प्रोसिक्यूटर जो राफिक मकसूद है वो अदालत के सामने पेश हुए। और वैसे सलमान सफदर ने स्टार्ट यहाँ से लिया कि मिन्नतों मुरादों और दुआओं के बाद, मिन्नतों मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली है जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब। आज की तारीख हमें आसानी से नहीं मिली, हमें बड़े पापड़ बेलने पड़े, उसके बाद ये तारीख मिली है। तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और अब 190 मिलियन पाउंड केस बनाया गया है, ये उनका कहना था वैसे सलमान सफदर का। ये भी कहा गया कि 300 से जायद मुकदमात जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए हैं।
ट्रायल कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से इस्तगासा ने कहा ठीक नहीं हुई, मअतल कर दी जाती है। ये कहा, मैं अहवाल पूरा बताता हूँ कि आज हुआ क्या है। ये वैसे सलमान सफदर ने कहा फैसलों का किसी को मालूम नहीं होता, जज साहब को भी मालूम नहीं होता कि हुआ क्या है, उस फैसला क्या देना है। 1 मिनट यहाँ पर रुकिएगा, इसको जरा पॉज कीजिएगा वीडियो को। चलो अच्छा बिशारत राय साहब, अब जरा ये बताइएगा, जो आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस की, इसकी समाअत का मुकम्मल अहवाल तो एक दफा आप सामने रख दें, उसके बाद फिर हम दीगर तफसीलात में भी जाएंगे ताकि नाज़रीन जो अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मालूम हो। बिल्कुल ठीक। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जनाब कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आसफ जो बलूचिस्तान से लाए गए एडिशनल जज, अभी पक्के भी नहीं हुए, बिल्कुल सही, कंफर्म भी नहीं हुए, पक्के तो डोगर साहब भी नहीं, डोगर साहब भी नहीं हुए। ये बेंच समाअत कर रहा था। बैरिस्टर सलमान सफदर बेंच के सामने पेश हुए, उसके साथ लतीफ खोसा साहब भी बेंच के सामने पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बड़ी दिलचस्प जुमले से समाअत का आगाज किया। उन्होंने कहा, जब ये दरख्वास्त इसकी समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, हमें ये आज का दिन मिन्नतों मुरादों और दुआओं के बाद ये तारीख मिली है, हमें बड़े पापड़ बेल कर ये तारीख मिली है। ये आसान नहीं था हमारे लिए कि हम इसको जो है वो फौरी एकदम से वो तारीख लग गई है, क्योंकि इसी मुकदमे में 12 मुलाकातें होती रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चैम्बर में भी जस्टिस सरफराज डोगर साहब से, उनके सेक्रेटरी से कई दफा यकीन दहानी करवाने के बाद भी तारीख नहीं लगती रही। फिर बिल आखिर अब लास्ट वीक में बैरिस्टर गौर साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा जी कि 5 जून को तारीख लग जाएगी, हमें यकीन दहानी करवाई गई और फिर काज लिस्ट जारी हुई, 5 जून को लग गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ये कहते हैं जी कि तोशा खाना 1, तोशा खाना 2 और अब 190 मिलियन पाउंड केस बनाया गया है। इमरान खान के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमात कायम है। ये बात बैरिस्टर सलमान सफदर है। वैसे सब कंटिनेंट की तारीख में अदील सरफराज साहब आपको बताऊं कि मैंने बहुत ही ढूंढा, सब कंटिनेंट की तारीख में न सिर्फ अक़वाम आलम की कोई ऐसा लीडर नहीं मिलता जिसके खिलाफ इतने मुकदमात बनाए गए हो। मैंने बहुत ढूंढा, एक ही वक्त में 300 से ज्यादा मुकदमात। ट्रायल कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से इस्तगासा ने कहा ठीक नहीं हुई, मअतल कर दी जाती है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि फैसलों का किसी को मालूम नहीं, बल्कि जो जज फैसला देता है उसे भी मालूम नहीं होता मैंने क्या फैसला देना है। ये अदालत के सामने बात रखी गई। इमरान खान के खिलाफ मुतनाज़ा तरीन फैसला ये जो किया गया अभी आज, ये कहा गया, ये भी कहा गया कि ट्रायल अदालत से सजा होती है, हाई कोर्ट में आकर कहा जाता है कि सजा गलत हुई, इसे मुअत्तल कर दिया जाए। ये उनकी तरफ से जज साहब ने इस केस का फैसला सुनाया, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। ये उसी की बात कर रहे हैं जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड में ये शाहरुख खान किससे फैसला सुनाया था? मेरे ख्याल से शाहरुख खान, मुझे अब सही नहीं पता है। उन्होंने फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट हमें कल नोटिस, ये नैब कह रहा है आज। अच्छा देखिए, ये पिछले हफ्ते काज लिस्ट जारी हुई, नैब ये कह रहा है कि हमें कल नोटिस मिला है। मैं ये पढ़कर अवार्ड रखकर आपसे सवाल करूंगा, हमें वक्त दे दें। इमरान खान के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते, ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा। 4 हफ्तों का वक्त दे दे, ये नया प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं। आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले ले। ये जस्टिस सरफराज डोगर जो कायम चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा वजारत कानून से खतो किताबत हुई है, 4 हफ्तों का वक्त दे दे। ये नया प्रोसिक्यूटर 1 महीने का, जिस पर लतीफ खोसा साहब ने अदालत के सामने ये बात रखी कि इमरान खान साहब बगैर किसी सबूत के जेल में हैं, ना बैरून मुल्क जाएंगे और ना ही रिकॉर्ड टेम्पर करने का कोई खतरा है, वो यहीं रहेंगे। उनको लीगल टीम नोटिफाई करने का वक्त दे दे, अदालत कहती है। ये नैब प्रोसिक्यूटर के हवाले से, नैब के हवाले से उन्होंने फिर कहा जी नैब प्रोसिक्यूशन ने 4 हफ्तों से वो IG के हमें 2 हफ्ते का वक्त दे दे, जिस पर वैसे बड़ी मेहरबानी की कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, उन्होंने कहा जी कि हम आपको ये 4 हफ्ते या 2 हफ्ते नहीं देते, 11 जून तक आप ले ले टाइम और नैब जो आपकी टीम है स्पेशल उसकी तैनाती कर दे और हम केस ये 11 जून में, आपने बड़ी देर कर दी। अच्छा 11 जून को हम दोबारा सुनेंगे। यहाँ पर अदील सरफराज साहब सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक तो बुशरा बेगम की रिहाई के हवाले से कल खबर चलाई गई थी, आज खबर भी तो आप ही ने चलाई। हाँ जी, चले मैंने चलाई है। अच्छा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यहाँ मौजूद थी। ये बड़ी एक उम्मीद थी कि जो लोग कहते थे कि इमरान, इवन बैरिस्टर
हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी ये कहा जी कि 5 जून को इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी जी, बेल हो जाएगी जी, वो रिहा सजा सस्पेंड हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ? मामलात कहाँ से बिगड़े, कहाँ से हुए? क्या वो इमरान खान साहब के जो पिछले 2-3 ट्वीट है, मुझे लगता है हाँ। राय साहब आप 2-3 दिन सत्तू पी के सोए रहे हैं। आपने खान साहब के बयानात पढ़े नहीं है या आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। देखिए उन बयानात को पढ़ने के बाद ना मैं समझता हूँ वो कोई बहुत ही रोटी को चोची कहने वाला होगा जो ये तवक्को करता होगा कि आज इमरान खान की या बुशरा बीबी की भी जमानत हो जाएगी। ये बात तो तय है कि जमानत आज नहीं होनी थी या वो सजा मुअत्तल आज उनकी नहीं होनी थी, और वजह उसकी यही है जो इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ हम देख रहे हैं और उस मौक़िफ़ में बड़ी सख्ती आई है, बड़ी तलखी नज़र आ रही है हमें इमरान खान साहब के लहजे में, जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो उनसे मंसूब बयानात बाहर आ रहे हैं और जिस तरह की खबरें अब कल से हम पढ़ रहे हैं, और वो एक तरह से हेड ऑन ले रहे हैं आपकी इस्टेब्लिशमेंट को, रियासती इदारों को, गवर्नमेंट को, और जिस तरह की वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, और एक तरह से इमरान खान साहब भी अब चेज़े ले रहे हैं इस मौजूदा हुकूमत के। लेला भी कहा उन्होंने, वो एक तरह से उन्हें जो है ना रिडिक्यूल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से मैं समझता हूँ कि जब वो ये काम कर रहे हैं, इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो आप अगर ये तवक्को करते हैं कि ये अदालतें, ये सरफराज डोगर साहब जो कि बड़े काबिल जज हैं, कहा जाता है जैसे अमीनुद्दीन खान के बाद पाकिस्तान की तारीख में सबसे अजीम जज हैं, लेकिन यार देखिए आप मजाक में ले जाते हैं, मैं मजाक में नहीं कहता जी, ये बड़ी क्या मजाल है ये कि मैं तादील भाई आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मजाक करता हूँ। देखिए मैं देखिए उन्हें बड़ी नो इंसानी की जो मालूम इंसानी तारीख है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है यार। आप जब इतना ज्यादा करते हैं तो लोगों को शक होने लग जाता है। नहीं लोगों को शक नहीं होता। अब बात ये है कि सरफराज डोगर साहब जिन हालात में उनको लाया गया, जाहिर बात है उनकी एक्सपर्टीज थी लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसी वजह से तमाम जजेस साहिबान को छोड़कर 15वें नंबर पर एक जज हैं जिनको लाया गया यहाँ पर, और फिर उसके लिए फाइट की गई। आज अटॉर्नी जनरल उनके वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। ये जो आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, जो पहले बैठे हुए थे, उनको नालायक है, जाहिर बात है। अच्छा ठीक, अगर अहल होते तो उनके सामने केस न लगते। यार आप अजीब बात करते हैं। आप काजी फैसल साहब से जाके पूछ लें, जब ये 6 जजेस उनके पास गए थे तो उन्होंने इनसे क्या पूछा था? बात ये है कि आप शिकायतें लगा रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे। असल बात तो ये है ना, जो शिकायतें नहीं लगा रहे, जिनको तंग नहीं किया जा रहा, वो आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। देखिए आज कितना खूबसूरत फैसला दिया उन्होंने। देखिए आप तो अक़वात बेशक जो भी करते रहे, एक पॉपुलर डिसीजन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने वो फैसला दिया जो आईन और कानून के मुताबिक। बिल्कुल ये सरफराज डोगर साहब ने जो काम किया है ना, जिस मकसद के लिए उनको लाया गया था, वो अचीव हो चुका है ना, गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है। गवर्नमेंट को ऐसे जजेस साहिबान चाहिए थे, ठीक है, जो उन जजेस साहिबान की तरह जो है फैसले नहीं करेंगे, जो आइन और कानून। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने वो काम किया, आदिल सरफराज साहब अचीव किया कि उनको वो जजेस चाहिए थे जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले न दे, बल्कि गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले। देखिए ये तो हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं आप ये कहना चाहते हैं साहब ने भी देखें आइन और कानून के मुताबिक हमेशा फैसले किए। वो तो फिर काजी मुनीर साहब ने भी आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया था, मौलवी तमीजुद्दीन केस वाला, तो देखे ना, जिसने पाकिस्तान की वो बुनियादी हरा कर रख दी थी और उस पाकिस्तान की तारीख का धारा मोड़ा था, और फिर काजी फैसल ने तो बिल्कुल सत्यानाश निकाल दिया 13 जनवरी को फैसला करके। यार मुझे लग रहा है आइन और कानून की बात कर रहे हैं ना जस्टिस मुनीर साहब, उन्होंने अब आपको ना एक ऊपर से खत लिखना है, उसमें उन्होंने कहना है कि भाई अब काजी साहब के बाद तो मुझे भूल जाएं। ये बात करें ना, आप काजी साहब के बाद भूल जाने वाली, आप तो ये बात करें। तो बहरहाल ये फैसला जो सर आया है, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, कोई तो अक़वात नहीं थी। ये बहरहाल एक बात है ज़रूर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अंदरूनी खाना ये मैसेज पहुंचाया गया था, क्योंकि कुछ लोगों से वहाँ पर बात भी हुई जो आज आए हुए थे कि शायद आज बुशरा बीबी की कम अज़ कम रिहाई जो है वो मुमकिन हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और जो CBM की एक हम बात कर रहे थे कुछ अर्सा पहले कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, जब भी इस तरह की रियासत या रियासती इदारे और किसी सियासी रहनुमा के दरमियान हालात कशीदा होते हैं, तो फिर उन कशीदगी को कम करने के लिए कुछ CBM इनिशिएट किए जाते हैं, दोनों इतराफ से किए जाते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमने देखे इस खान साहब तो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान अब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दूसरी जानिब से भी CBM आएंगे और जो सीज फायर है उनका काफ़ी हद तक हो पाएगा। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि वो जो CBM बज़ाहिर बुशरा बीबी की रिहाई से इमरान खान साहब की रिहाई तो नहीं हो रही थी। बुशरा बीबी की अगर रिहाई हो भी जाती तो मैं समझता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। उससे ये फ़र्क ज़रूर पड़ता कि एक इंटेंशन शो कर दी जाती इमरान खान साहब को कि भाई हम लोग सीरियस हैं और हम लोग चाहते हैं
कि सैनिटी प्रिवेल हो, और हम लोग चाहते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, यूनिटी का मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। मगर अब अगर उन्होंने इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, और इस तरह का अगर करना होता तो बड़े लीगल तरीके थे, प्रोसिक्यूशन जो है वो खुद ही कह रही थी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, उन्होंने नहीं कहा। दैट मीन्स कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी चाह रहे हैं कि भाई अगर आप लड़ाई चाहते हैं तो हम लड़ाई करेंगे। हालांकि लड़ाई हम समझते हैं, देख रहे हैं जिस साइड से हमें नजर आ रहा है कि लड़ाई एक दूसरी साइड से की जा रही है। दूसरे जो लोग जिनके ऊपर आज हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इमरान खान है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमारे लिए ये कहना बड़ा आसान है यहाँ पर खड़े होकर एज जर्नलिस्ट कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या हम लोग ये कह दें कि भाई ये लोग खुद हालात को बेहतर नहीं करना चाहते। वो जो शख्स रिसीविंग एंड पर मौजूद है, एक मिनट मेरी बात सुन ले, जो शख्स रिसीविंग एंड पर मौजूद होता है ना, शिकवा उससे नहीं होता। बिल्कुल जो शख्स दूसरी साइड पर खड़ा होता है, शिकवा उससे किया जाता है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रिसीविंग एंड पर हैं, भले ही वो जो भी कहें, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ डेस्परेशन वो कहेंगे, क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ है। आपने एक CBM शो करना था, आपने ये बताना था कि भाई हम सीरियस हैं, आपने वो नहीं किया। दैट मीन्स कि आप नहीं चाहते हालात बेहतर हो। मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा सोहेल वराज साहब के कॉलम्स का। सोहेल रशीद साहब, सोहेल वराज साहब वो लिखते हैं, जंग में फतह से जज्बात बदले हैं, सियासत नहीं बदली। तासरात में तब्दीली आई है, तल हकायक में कोई तब्दीली नहीं आई। नफरत कम जरूर हुई है, ये मोहब्बत में नहीं बदली। वोट बैंक पर गहरी चुप जरूर तारी हुई है, मगर उसके ख्यालात में तब्दीली नहीं आई। वो आगे लिखते हैं जी, वो लिखते हैं, वो वक्ती तौर पर इमरान खान को भूल कर जंग में फतह पर तालियां बजा रहे हैं। तालियों का शोर खत्म होगा, तमाशाई वापस मुड़ेंगे तो फिर उन्हें फिर जेल का दरवाजा और कैदी नंबर 804 जरूर याद आएगा, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं चल सकता। ये तो एक सर मुसलमान हकीकत है ना। देखिए, हम इमरान खान साहब को मैं इस बुनियाद पर कि आज हमारी आर्मी जो है एक अपर हैंड है उसके पास, उसने इंडिया को शिकस्त दी है, जो जंग अभी होना बाकी है उसमें उन्होंने अभी तक काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इसमें ये मतलब आप नहीं निकाल सकते कि इमरान खान साहब जो 8 फरवरी को जिस पर अवाम ने ट्रस्ट किया है, अब पूरे पाकिस्तान के अवाम ने, सिर्फ एक सूबे की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उस पर ट्रस्ट शो किया है, उसको अपना लीडर मुंतखब किया है। अब अचानक से एक जंग में, वो जंग भी प्रॉपर नहीं हुई, उसमें आप ये समझते हैं कि अगर आपके पास अपर हैंड आ चुका है, आपने उनके 4 त्यारे गिरा दिए हैं, 5 त्यारे गिरा दिए हैं, या आपने इंडिया को शिकस्त दे दी है, तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग जिनका हक़ रायदही जिस तरह उसको आपने एक तरह से डाका मारा गया है, उसको लोग नहीं भुलाएंगे। लोग भूल जाएंगे इस बात को जो अभी चल रही है, यानी पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कई दहाइयों से चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ये अब 1 महीना 2 महीने बाद बड़ा सब ठीक बात कर रहे हैं कि लोग इसको भूल जाएंगे, लेकिन उसको नहीं भूलेंगे जो जेल में कैद है। एक बात मैं आपको बताऊं आदिल सरफराज साहब, बात ये है कि ये आप ये कहना चाह रहे हैं, या मैं अगर उस जो सोहेल वराज साहब कह रहे हैं उसका मैं अगर करूं कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ जरदारी में एक बुनियादी फ़र्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बुनियादी फ़र्क ये है आदिल सरफराज साहब कि इमरान खान हर घर में मौजूद है। यार एक बड़ी जाती किया क्या, देखिए इमरान खान साहब, नवाज शरीफ जरदारी, ये देखें साहब उनको भी कह दे। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, और इमरान खान साहब में बुनियादी फर्क यह है कि इमरान खान हर घर में मौजूद है। आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो संभल में इंतखाबात हुए, उसका इमरान खान साहब ने कहा 3 साल उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आप के काजी साहब ने मिलकर वो कहने ने जड़ी मज मरे फतू हमारे काजी साहब फस्तायत की यहाँ पर हुआ, उसको बेनामो निशान किया गया, सारा कुछ हुआ। अभी संभल में इंतखाबात हुए, मुझे ये बताया दिल सरफराज साहब के इमरान खान साहब का जो वोट था इंटैक्ट रहा कि नहीं उनके साथ, वो साबित किया उन्होंने। मैंने तो इसमें एक बात कही है उस रोज भी कि संभल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत हार कर भी जीती इस सेंस में है कि उनके जो लोग घरों में बैठे हुए थे, जो सड़कों पर नहीं निकल पा रहे थे, उनको मोबिलाइज करने का एक मौका इन्हें मिला। और फिर अब उसकी देखा देखी जो इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया है उसमें बड़ा हौसला मिला है, लोगों को एक डेमो मिल चुका है कि लोग घरों से बाहर इन हालात में भी निकल रहे हैं। तो देखें उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इवेंचुअली फायदा होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ वीडियो काफी तवील हो चुकी है। असूली तौर पर अब चीज़ यही समझ में आ रही है, जो सरदार साहब, सरदार मैं कह रहा हूँ आपको, डोगर साहब भी कह रहा हूँ, राजा बिशारत साहब के मामला जो है वो अब ईद के बाद तक चला गया है। और अब डिपेंड करता है, क्या लगता है कि वैसे ईद के बाद 1 मिनट में कंक्लूड करते हैं कि जो 11 जून की तारीख है, क्या लगता है 15 जून को छुट्टियां हो रही हैं यार, तो ये छुट्टियों के बाद चला जाएगा मामला या कहीं बीच में ये कुछ हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। डिपेंड करता है अगेन
कि इस साइड से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। इमरान खान साहब से ग़ालिबन आज भी कुछ मुलाकातें हैं, जी। वहाँ से क्या आता है? अगर उधर भी लहजों में वही तलखी रही तो फिर शायद इतना अगर ईद आसान ना है। पढ़ने दी गई उन्हें तो फिर नहीं नहीं, ईद तो पढ़ना उनका बुनियादी हक है, कैसे नहीं पढ़ने दी जाएगी यार? ये तो लेकिन वो तो देखिए, कई अगर ऐसा नहीं दो होता तो तीन फिर ईदें गुजरी है, नहीं पढ़ने दी गई ना उन्हें। नहीं, ये तो सर वो पता चलेगा। मैं वहाँ पे हमें फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ तो कोई बात समझ में हमें मालूम नहीं है कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है। ये मैं यहाँ पर खड़े होकर कैसे कह सकता हूँ? चले, बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। मुझे और आदिल सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इनका बुनियादी हक है, उनको